नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि राजलक्ष्मी भी अब तक वाराणसी से वापस आ जाती है। वो सबसे पहले यहाँ पर अपने पीसी को ऑन करती है और उसके बाद उसे ऑन करने के बाद वो यहाँ पर महारानी के लिए एक मैसेज को छोड़ देती है और उसके बाद फिर से अब अपने सारे के सारे सामान को अच्छे से रख देती है ताकि वो किसी की भी नजरों में ना आए। तभी यहाँ पर यश और पिंकी दोनों ही उसके दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। वो भी यहाँ पर दोनों से कहती है कि वो भी इन सबको नीचे ही ज्वाइन करती है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में मैनेजमेंट कॉलेज के बाहर जहाँ पर महेंद्र और धनंजय दोनों ही वहाँ पर रोड पर गिर गए थे और आलिशा उनके पीछे भाग रही थी। तो वहीं आलिशा ने अब तक महेंद्र के एक हाथ और एक पैर को पकड़ लिया था और अब उसके हाथ और पैर को पकड़ने के बाद अब वो उसे घुमाने लगती है इधर तेज हवा की तरफ। वो वहीं उसे महेंद्र को बिल्कुल ऐसे घुमा रही थी जैसे छत का कोई पंखा चलता है और महेंद्र बस यहाँ पर बार बार चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, देखो देखो आलिशा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, अरे मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकती, प्लीज प्लीज आलिशा, मैं तुम्हारे हाथ पैर पड़ता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेरे हाथ पैरों को छोड़ दो। तो वहीं ये सब देखकर तो धनंजय अब तक समझ गए थे कि उन्हें आलिशा को अब कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आलिशा का ये रौद्र रूप देखकर तो खुद धनंजय भी काफी हैरान थे और वो महेंद्र को भी ऐसी हालत में नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उन्हें महेंद्र का पहले ही पता था कि एक तो महेंद्र पहले ही कितना डरपोक है और ऊपर से आलिशा ने उसकी क्या हालत कर दी है। वो इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। धनंजय अब जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी के पास आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी गाड़ी की डिक्की को खोलकर अब उसमें से कुछ निकालता है। जैसे ही यहाँ पर उसने निकाला तो धनंजय के हाथ में अभी यहाँ पर एक बड़ा सा डंडा था। धनंजय उस डंडे में मिट्टी के तेल को डालकर अब वो उस कपड़े में आग लगा देता है और इसके बाद अब वो भागकर फिर से आलिशा के पास जाने लगता है, क्योंकि धनंजय के लिए भी महेंद्र को और खुद को बचाना बहुत ही जरूरी था, लेकिन वो आलिशा को भी किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था। तो वहीं अब तक तो महेंद्र की हालत पूरी तरह से ही खराब हो चुकी थी। जो महेंद्र थोड़ी देर पहले शीला के मजे लेने में लगा हुआ था, अब तो उसे अपने किए पर काफी पश्चाताप हो रहा था कि अगर काश मैं अगर उस समय आलिशा को इस शेरनी को अगर मैं उस समय होश में नहीं लेकर आता तो ये मेरा हाल नहीं होता। धनंजय भाई ने बिल्कुल सही कहा था। तो वहीं अब आलिशा महेंद्र को घुमा घुमा कर अब एक तरफ फेंक देती है। आलिशा ने जैसे ही महेंद्र को हवा में फेंका तो महेंद्र भी अभी यहाँ पर दूर जाकर एक दीवार से टकराते हुए ही गिर जाता है कि तभी अब उसके सामने धनंजय आ जाते हैं। अब धनंजय को देखकर अब महेंद्र ने अब अपने टूटे हुए शब्द से धनंजय से कहता है, मुझे छोड़कर भाई तुम चले गए थे ना, अरे ऐसी हालत में मुझे बचाने की बजाय आप मुझे छोड़कर ही भाग गए। आप में और उस राजीव में कोई भी फर्क नहीं है, राजीव भी मेरे साथ ऐसा ही करता है। अब क्या मेरी चिता को ऐसे अग्नि देने के लिए आए हो? हाँ, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे हाथ में ये इस डंडे पर आग लगी हुई है, उसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि आपने तो मेरी चिता को जलाने की पूरी तैयारी कर दी है। और इतना कहते हुए ही अब यहाँ पर महेंद्र बेहोश हो जाता है। वो ये भी नहीं देख पाता कि आखिर धनंजय भी से जलते हुए डंडे से क्या करने वाला था। तो वहीं इधर धनंजय आलिशा के सामने जाकर अब उन्हें जिस मसाल को उन्होंने जलाया हुआ था उसे वो अब आगे करते हुए ही कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम इस वक्त क्या बन गई हो, रानी साहिबा मुझे माफ करना। तो वहीं अब वो उस आग को देखकर अब आलिशा अपने कदमों को पीछे बढ़ा रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो धनंजय को भी गुस्से से घूर रही थी। आलिशा का ध्यान अभी उस आग के ऊपर ही था और इसका फायदा उठाते हुए ही धनंजय ने अपने हाथ में जो जाल लिया हुआ था वो उसे भी यहाँ पर आलिशा के ऊपर फेंक देता है, क्योंकि इस आग के द्वारा उसने आलिशा के ध्यान को भटका लिया था। इधर आलिशा के ऊपर
पर जैसे ही धनंजय ने ये जाल को फेंका तो आलिशा अब उस जाल के अंदर फंस जाती है। तो वहीं पर ही और वो वहीं पर ही बैठ जाती है, क्योंकि आलिशा के लिए भी इस जाल में हिलना भी मुश्किल हो रहा था और वो खुद को उस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। आलिशा को इस तरह से कोशिश करता हुआ देखकर अब धनंजय वहां से होकर अब सीधे ही अब अपने भाई के पास जाते हैं और अब उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धनंजय देखते हैं कि महेंद्र तो भी यहाँ पर पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। वो उसकी किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कहीं महेंद्र सच में मर तो नहीं गया। इसलिए धनंजय सबसे पहले महेंद्र के नाक के आगे अपनी 2 उंगलियों को लगाकर देखते हैं कि उसे सांस आ रहा है या नहीं। लेकिन जब उसने उसके नाक के सामने अपनी उंगलियां रखी तो महेंद्र की सांसें अभी चल रही थी। इसलिए ये देखकर धनंजय को भी सांस में सांस आई और वो अब महेंद्र को अपनी गोद में अपने हाथों में उठाकर अब वो उसे गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगते हैं। हालांकि धनंजय के लिए महेंद्र को उठाना खुद भी मुश्किल था, लेकिन वो जैसे तैसे करके उन्हें लेके गए, जहां पर करण और राजीव दोनों ही गाड़ी में थे। अब धनंजय महेंद्र को पीछे की सीट पर लेटा देता है और वहां पर आकर अब वो राजीव और करण को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि धनंजय यहाँ पर अब अकेला पड़ चुका था। धनंजय को ये भी नहीं पता था कि जिस जाल को उसने आलिशा के ऊपर फेंका है वो उस जाल में कब तक आलिशा को ऐसे रोक पाएगा। इसलिए अब धनंजय के लिए करण और राजीव को होश में लाना बहुत ही जरूरी हो गया था। हो ना हो ये तीनों मिलकर शायद ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते थे जिससे वो इस प्रॉब्लम से निकल सके। और वो यहाँ पर ये सब सोचते हुए जब उसने देखा कि राजीव और करण उसकी किसी भी बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर गाड़ी में रखी हुई पानी की एक बोतल को उठाता है और अब उस पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी अब अपनी हथेली में लेकर वो यहाँ पर दोनों के चेहरे पर ही अब उस पानी को छिड़कते हैं। जैसे ही धनंजय ने यहाँ पर इन दोनों के ऊपर पानी छिड़का, धनंजय ने सोचा था कि ये होश में आ जाएंगे, लेकिन अभी भी पानी के छिड़काव के बाद भी उन दोनों को होश ही नहीं आता। ये देखकर तो धनंजय और भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें कोई इंटरनल इंजरी हो गई हो। ये दोनों ठीक तो हैं। ये देखकर धनंजय ने अब कहा, लगता है कि इन सभी को कोई डॉक्टर ही अब ठीक कर सकता है, क्योंकि अगर ये नॉर्मली बेहोश हुए होते तो पानी के छींटों से ये अब तक तो उठ चुके होते। अब यहाँ धनंजय को इन लोगों की काफी चिंता हो रही थी और इधर दूसरी तरफ वहां पर आलिशा को भी वो कितने समय तक रोक पाएगा इसका अंदाजा नहीं था। और साथ के साथ उसे यहाँ पर राजमहल में बैठी हुई अपनी बहन की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो बार बार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन धनंजय उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। धनंजय भी यही सब सोच रहा था कि तभी उनकी नज़र सामने से आ रही राजमहल की एक गाड़ी के ऊपर जाती है। उस गाड़ी को देखकर अब धनंजय समझ जाते हैं ये राजमहल की गाड़ी है, लेकिन इसमें अभी यहाँ पर कौन आया होगा। यहाँ धनंजय अपनी सोच में ही थे कि तभी उस गाड़ी में से अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी निकलते हैं। कैलाश अधिकारी को देखकर अब यहाँ पर धनंजय के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं कैलाश अधिकारी अभी अपने हाथ में गन लेकर आते हैं और अब वो धनंजय के पास आकर कहते हैं, धनंजय सर, हमें बड़ी रानी ने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए भेजा है। इस बात पर अब धनंजय ने कहा, क्या आपकी टीम में कोई डॉक्टर है क्या कैलाश? इस बात पर अब कैलाश ने कहा, हाँ सर, किंग का ऑर्डर है। हम ऐसे किसी भी मिशन पर जाते हैं तो हमारी टीम में एक डॉक्टर का होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए एक डॉक्टर हमारी टीम में हमेशा ही रहता है। इस बात पर अब धनंजय ने कहा, वेरी गुड, तुम एक काम करो, अपने उस डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। इस गाड़ी में यहाँ पर 3 लोग हैं और क्योंकि ये तीनों के तीनों ही बेहोश है और उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवाओ। और हाँ, उस गाड़ी में किंग के भी 2 आदमी हैं जो वो भी पूरी तरह से बेहोश हैं लेकिन हाँ, एक कंडीशन है, बिना उन दोनों का चेहरा देखे ही उनका ट्रीटमेंट करना होगा। मैं अंदर जा रहा हूँ अब यहाँ पर किंग की हेल्प करने के लिए, क्योंकि किंग भी अभी कॉलेज के अंदर ही है। इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, ओके सर, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे, आप जाकर किंग की हेल्प कीजिए।
अब यहाँ पर उस कैलाश अधिकारी की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल भी अब कैलाश के हाथ में जो गन थी उस गन को लेकर अब वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं कैलाश अधिकारी अभी अपने साथ हुए डॉक्टर को वहां पर बुलाकर अब वो यहाँ पर कहते हैं कि इस गाड़ी में यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनका ट्रीटमेंट करो, क्योंकि कैलाश ने अभी तक इस गाड़ी में जो भी कोई थे उनके चेहरे को नहीं देखा था। इधर डॉक्टर जैसे ही कैलाश की बातों को सुनता है तो वो वहां पर अब उसकी बातों को सुनने के बाद गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। तो इधर कैलाश ने भी जैसे गाड़ी की तरफ देखा तो वो देखकर तो अब मानो कैलाश अधिकारी को 440 वोल्ट का एक झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने करण, राजीव और महेंद्र ये तीनों ही थे। करण ऐसे होगा, कैलाश ने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। करण और कैलाश के बीच में कभी कभी छोटी मोटी चीजों में एक ऐसे अनबन होती रहती थी, लेकिन वो दोनों भी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसलिए भी यहाँ पर करण को ऐसे देखकर कैलाश को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। लेकिन अब वो यहाँ पर डॉक्टर से कहते हैं तो डॉक्टर अब उनका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में मल्होत्रा हाउस में भाग्यश्री अभी अपने कमरे के अंदर आ चुकी थी। नानी माँ से बात करने के बाद अपने कमरे में आकर भाग्यश्री अभी इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे, क्योंकि उसने नानी माँ से 24 घंटे तो मांग लिए थे, लेकिन अब इन 24 घंटों में वो यहाँ पर अंजलि की बेगुनाही कैसे साबित करेगी। अंजलि के ऊपर जो यहाँ पर कीचड़ उछाला जा रहा था, जो उसके कैरेक्टर के ऊपर बातें आ रही थी, उनको वो कैसे नकारेगी। कि तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है, और जैसे उसे ये याद आया तो वो सबसे पहले अब अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है और इसके बाद वो अब अपने पर्स के सीक्रेट जिप से अब अपने फ़ोन को निकालती है और उसमें अब एक मैसेज को टाइप करने लगती है। भाग्यश्री ने यहाँ पर इस मैसेज में लिखा था कि हेलो निखिल, मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए। मुझे राजीव गुलेरिया के पैलेस के लास्ट 6 से 7 महीने की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ मुझे वो भेज दीजिए, मेरे लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। और इतना लिखते हुए ही वो उस मैसेज को सेंड कर देती है और उसे सेंड करने के बाद वो फिर से अपने फ़ोन को वापस वैसे ही अपने पर्स में रखकर छिपा देती है। और जब भाग्यश्री यहाँ पर टाइम को देखती है तो उस टाइम को देखने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि क्रिश और प्रीति दोनों ही आउटिंग पर गए हुए हैं और श्वेता अपने रूम में है और माँ अपनी मेडिसिन की वजह से सो रही होंगी। यही मौका है मेरे पास उनका दिया हुआ काम पूरा करने का, क्योंकि अभी उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में नहीं आएगा। इसलिए भाग्यश्री अभी अपने रूम से निकलकर अब वो सबसे पहले यहाँ पर श्वेता के रूम में जाती है और श्वेता के रूम में जाकर वो उसके रूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है, ताकि श्वेता बाहर निकल कर ही ना देख पाए। और इसके बाद वो उस लैब की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर में जैसे ही भाग्यश्री अब उस लैब में फिर से आती है तो वो उस वॉल के सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ पर उसे वो यहाँ पर बरगद का पेड़ दिखाई दिया था। भाग्यश्री अब उस सीक्रेट रूम के अंदर चली जाती है। वहां जाने के बाद अब भाग्यश्री ने जैसे ही उस रूम को देखा तो वो बस अब उस रूम में ही इधर उधर चक्कर काटने लगती है और वो अब अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन करने के बाद अब वो उस रूम में इधर उधर देखती है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे के पूरे कमरे में ही सारा अंधेरा था, जिसमें भाग्यश्री को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फ़ोन की टॉर्च के बाद उसे यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही वो अब अपनी फ़ोन की टॉर्च को इस कमरे में इधर उधर घुमा कर देखती है तो वहाँ पर ढेर सारे रिसर्च पेपर पड़े हुए थे। भाग्यश्री अब एक एक करके उन पेपर को ढूंढने लगती है। भाग्यश्री को अच्छी तरह से पता था कि महारानी ने उसे यहाँ पर किस काम के लिए भेजा है। जहाँ एक तरफ भाग्यश्री अब अपने काम में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ लंदन के एक लोकेशन पर यहाँ पर एक शख्स बार बार अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगा रहा था। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब यहाँ पर सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब ये शख्स कहता है, भूमिका इज इन डेंजर, यू हैव टू कम हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम फास्ट। तो यहाँ पर इस शख्स की इस आवाज़ पर उसे सामने से आवाज़ आती है, ये सब कैसे हुआ? भूमिका डेंजर में कैसे हो सकती है?
खैर मैं बस अभी आ रही हूँ, तुम रेडी रहना। और इस बार क्या क्या तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में कोई भी आइडिया है? इस बात पर अब वो शख्स कहता है, हाँ मुझे पता है उसकी लोकेशन के बारे में, बस आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। इस बात पर अब सामने से आवाज़ आती है, बस मैं अभी आती हूँ। और ये सुनते ही वो शख्स अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर उस शख्स के चेहरे पर भूमिका को लेकर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक क्रूज शिप पर कुछ लड़कियों को कैद करके रखा गया था। उन लड़कियों में से एक भूमिका भी थी। इधर बेहोश भूमिका को जब धीरे धीरे यहाँ पर इस क्रूज पर होश आता है तो वो भी यहाँ पर खुद को एक रूम में पाती हैं। उसके दोनों ही हाथों को उसकी पीठ की तरफ करके बांधा गया था और उसके मुंह को के ऊपर भी उसके मुंह में भी एक कपड़े को घुसाकर उसके मुंह को बांधा गया था ताकि भूमिका कुछ बोल भी ना पाए। भूमिका बार बार अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को ही देखती है। उसे कुछ याद था जब 1 साल पहले अकेले ही पागलखाने के केस के बारे में जब वो पता लगाने के लिए गई थी तो दुश्मनों ने उसे किस तरह से ट्रैप कर लिया था। बिल्कुल भूमिका के लिए आज भी वैसी ही सिचुएशन बनी हुई थी, लेकिन जब भूमिका को वहां पर ट्रैप किया गया था तब निखिल को इस रिंग की वजह से ही भूमिका की लोकेशन मिली थी। और ये बात अब भूमिका के दिमाग में आती है, जहां एक तरफ भूमिका दुश्मनों के फेंके हुए ट्रैप में फंस चुकी थी तो वहीं उस शिप के कैप्टन रूम में यहाँ पर बैठा हुआ एक शख्स अपनी ही सोच में था कि तभी अब उसका साथी कहता है, बॉस आप जिसे लेकर आए हैं वो रोहित मारवा की बहन है। और आपको तो पता ही है ना रोहित मारवा के बारे में, क्योंकि उसके बारे में तो हर कोई जानता है। उसको किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। इस बात पर अब वो शख्स कहता है, रोहित मारवा होगा वो किसी और के लिए, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे इस बात से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है कि इस शिप में कौन सी लड़की किसकी बहन है, किसकी बीवी है और किसकी बेटी है। मुझे किसी से कोई भी मतलब नहीं। आई डैम डोंट केयर अबाउट दिस। बहन चाहे रोहित मारवा की हो या फिर आकाश गुलेरिया की, मुझे जो मिलेगी वही मेरे कब्जे में आएगी। और वैसे भी वो हमारे उन 4 लोगों को सिर्फ उसने मारा नहीं है, बल्कि उनकी बॉडी तक को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि हम दोबारा उनकी बॉडी को यूज ना कर सकें, हम उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना कर सकें, क्योंकि किंग ने यहाँ पर अब की बार बहुत ही चालाकी के साथ हमारे उन 4 आदमियों को मारा है। मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे लोगों की बॉडी हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते थे। हमारे इस राज को इन लोगों के सामने आने से रोकना ही होगा, वरना पता नहीं वो नया किंग हमारे लिए क्या ही मुसीबत लेकर आ जाएगा। क्योंकि अगर उन्होंने हमारे लोगों को मारकर जलाने की कोशिश की है तो इसमें एक बात तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हमारे कुछ राज के बारे में उन्हें पता चल चुका है, वरना उन्हें ये आइडिया कहाँ से आया। या वो शख्स अभी अपनी सोच में ही था तो वहीं दूसरी तरफ लंदन से दूर एक गाँव में नताशा इधर अपनी ही सोच में थी। नताशा को देखकर अब अक्षय ने कहा, क्या हुआ है आयशा, तुम ठीक तो हो ना? अक्षय की इस बात पर अब नताशा ने कहा, हमें वहां पर जाना चाहिए अक्षय। वो मासूम बच्चियों के साथ पता नहीं वो सभी क्या ही करेंगे, वो सब मासूम है। इस बात पर अब अक्षय ने कहा, देखो नताशा, वहां पर जाना बहुत ही रिस्की है। तुम्हें उन लोगों की ताकत का अंदाजा भी नहीं है कि वो लोग कितने ताकतवर हैं। हम उनका सामना नहीं कर सकते। अक्षय की इस बात पर नताशा ने कहा, होंगे वो सभी ताकतवर अक्षय, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूंगी और क्या नहीं, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि मैं उन लोगों को उनके मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं किसी भी बेगुनाहों को ऐसे उन लोगों के जाल में नहीं फंसने दूंगी। उन सब की जिंदगी खतरे में है। नताशा की इस बात पर अब अक्षय ने कहा, ठीक है आयशा, अब अगर तुमने यही फैसला किया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन लड़कियों को आज़ाद कराने की मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। हमें चेंज कर लेना चाहिए। इस बात पर नताशा भी अब हाँ में अपने सिर को हिला देती है।
तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर आकांक्षा के साथ जब उस वार्ड में वापस आती है तो सामने अपने पापा को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, वैसे मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। ये कहते हुए ही अब वो आकांक्षा की तरफ देखने लगती हैं तो भी यहाँ पर स्वाति की इस सवाल को सुनकर अब आकांक्षा भी कहती है, आपकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आप मेरे साथ आइए। और ये कहते हुए आकांक्षा अब उस वार्ड के अंदर रखे हुए सिस्टम को अब ऑन कर देती है और अब उसे ऑन करने के बाद वो इस सिस्टम में कुछ टाइप करने लगती है। जहाँ आकांक्षा ये काम कर रही थी तो स्वाति मल्होत्रा भी हैरानी से आकांक्षा को ही देख रही थी कि आखिर ऐसी कौन सा काम है जो आकांक्षा उसे यहाँ पर लेकर आई। तो वहीं जब वो यहाँ पर अब इस सिस्टम में कुछ टाइप करती है तो वहीं अब उसके बगल में आकर स्वाति भी बैठ जाती है और कुछ ही देर में अब सामने की स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो इधर दूसरी तरफ भाग्यश्री को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो अभी यहाँ पर कहती है, तुम कहाँ पर हो। इस बात पर वैसे तुम ठीक तो हो ना, मेरा मतलब है कि तुम्हें अभी तक किसी ने पहचाना तो नहीं है ना कि तुम वहाँ पर हो। इस बात पर अब भाग्यश्री ने कहा, हेलो स्वाति, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैंने किंग की स्टैचू के साथ कांटेक्ट किया। देखो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। इस बात पर अब स्वाति कहती है, बाकी सब तो ठीक है, समझ में मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन ये यहीं पर ही क्यों। मैं तो तुम्हारे साथ अपने रूम में भी कांटेक्ट कर सकती थी ना, तो यहाँ पर बुलाकर ही क्यों। इस बात पर अब भाग्यश्री ने कहा, मुझे यशवंत मल्होत्रा की आंखों को स्कैन करवाना है, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मुझे उसकी आंखें स्कैन करनी है और साथ ही साथ मुझे उसका थंब्स प्रिंट भी चाहिए, क्योंकि बिना उसके मेरा काम पूरा नहीं हो सकता। आई होप यू हेल्प मी, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। इस बात पर अब स्वाति ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना भाग्यश्री के तुम पापा की लैब में हो, क्योंकि जहाँ तक अब मुझे लग रहा है उसी में ही तुम्हें पापा के थंब्स प्रिंट की और आंखों की ज़रूरत होगी। इस बात पर अब भाग्यश्री ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, मैं यहीं पर ही हूँ। देखो स्वाति, मैं कैमरे को उस तरफ लेकर जा रही हूँ, तुम उसे लेकर आओ। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा आकांक्षा की तरफ देखने लगती है और उसे हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो वहीं स्वाति की तरफ देखकर आकांक्षा उसकी बातों को समझ जाती है कि अब आकांक्षा को यहाँ पर अपना क्या काम करना है। तो अब ये इशारा मिलते ही आकांक्षा अब अपनी जगह से खड़ी होती है और अब यशवंत मल्होत्रा के पास जाकर कहती है, ऐसा क्या छुपाया हुआ है तुमने उस रूम में। अब तो सारा सच सामने आ जाएगा। वैसे तुमने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों किया था। आकांक्षा की इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम लोग चाहे कितने ही मेरे सामने अपनी होशियारी करने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें कोई हिंट तक नहीं देने वाला। अब यशवंत मल्होत्रा यहाँ पर अभी भी अपने उसी एटीट्यूड में ही थे। ये सुनते ही अब आकांक्षा यशवंत मल्होत्रा को अब अपने हाथों में उठाकर अब उसे व्हील चेयर पर जबरदस्ती से बिठा देती है। तो जब आकांक्षा ने यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा को इस तरह से उठाया तो यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा अपनी फटी हुई आंखों से बस आकांक्षा को ही देख रहे थे कि भला कैसे कोई लड़की उसे ऐसे एकदम खिलौने की तरह उठाकर ऐसे व्हील चेयर पर रख सकती है। तो इधर आकांक्षा अब यशवंत को व्हील चेयर पर बैठाकर उसे सिस्टम के पास लेकर आ जाती है। इधर स्वाति ने तब तक भाग्यश्री से कहा, मैं अभी सेंड कर रही हूँ। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर जल्दी से यशवंत मल्होत्रा की तरफ देखती है और यशवंत मल्होत्रा को अपने के हाथ को पकड़कर अब वो यहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर उनका थंब्स इम्प्रेशन को स्कैन कर देती है। इधर यशवंत मल्होत्रा अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आकांक्षा ने उसके हाथ को बड़ी ही जबरदस्ती से पकड़ा हुआ था, क्योंकि आकांक्षा खुद एक मशीन थी और उसके चंगुल से निकलना यशवंत के बस की बात नहीं था। यहाँ पर स्वाति ने जबरदस्ती से अब उसके थंब्स इम्प्रेशन को स्कैन कर लिया था और इसे स्कैन करने के बाद
बाद वो इसे यहाँ पर भाग्यश्री से कहती है, तुम मुझे 2 मिनट दो, मैं उस सिस्टम को अभी अपने हाथ में लेती हूँ, उसके बाद वहाँ पर सब कुछ अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ऐसे यहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये तभी पॉसिबल है भाग्यश्री जब मैं उस सिस्टम को हैक कर पाऊं। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब कीबोर्ड के ऊपर अपनी उंगलियों को दौड़ाने लगती है, क्योंकि वहां पर यशवंत मल्होत्रा की लैब में जो सिस्टम था उसको अपने हाथ में लेकर स्वाति मल्होत्रा यहीं से ही उस सिस्टम को अब हैंग करके उस पर यशवंत मल्होत्रा का थम्स इम्प्रेशन भी लगा सकती थी और उसकी आईज को भी स्कैन कर सकती थी। इधर कुछ ही देर में यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने भाग्यश्री की हेल्प करने के बाद वो सब कुछ वहाँ पर अपलोड कर देती है और ये काम उसने जस्ट कुछ ही मिनटों में कर दिया था। ये सारा काम करने के बाद अब स्वाति भाग्यश्री से कहती है, मुझे 2 मिनट और दो और मैं इस लॉक को खोल कर रहूंगी और तुम वहां पर जा सकती हो। वैसे भाग्यश्री तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? स्वाति की इस बात पर भाग्यश्री ने कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी स्वाति, अभी ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही स्वाति अब अपने काम में लग जाती है। तो इधर कुछ ही देर में वहां पर लगा शटर अब ऊपर उठ जाता है। ये देखकर तो अब स्वाति ने कहा, यहाँ पर मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अंदर कोई ऐसा केमिकल ना हो भाग्यश्री जिससे कि तुम्हारी जान पर किसी भी तरह का खतरा हो। देखो तुम अंदर जा रही हो तो थोड़ा ध्यान से जाना, तुम्हें अब थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। इस बात पर भाग्यश्री ने कहा, ठीक है स्वाति, मैं अभी अंदर जाती हूँ और देखती हूँ। जहाँ एक तरफ भाग्यश्री एक बड़े से राज की तरफ बढ़ रही थी तो वहीं स्वाति मल्होत्रा और आकांक्षा दोनों की ही नजर बस वो सामने की स्क्रीन पर ही थी। वो सामने की स्क्रीन से सब कुछ देख पा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रिया के रूम में अब तक आयशा मारवा भी यहाँ पर अंदर आकर देखती है तो तीनों ही बच्चे यहाँ पर अपने काम में लगे हुए थे। आयशा उन तीनों को देखकर जब वो टाइम देखती है तो आयशा कहती है, रिया का तो समझ में आता है आर्यन और अलेक्जेंडर, लेकिन ये समझने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि तुम दोनों भी आज रिया का साथ दे रहे हो। अरे रिया तो हमेशा से ही अपने शेड्यूल को कभी पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन तुम दोनों इतने केयरलेस कैसे हो गए? हाँ, तुम तो हमेशा अपने काम को समय से करते हो ना, तो तुम आज ऐसे क्यों कर रहे हो? कि तभी यहाँ पर आर्यन कहता है, रिया डोंट मूव, तुम्हारा हाथ शेक होने की वजह से मिरर की पोजीशन भी हिल रही है। इस बात पर अब अलेक्जेंडर ने कहा, तुम दोनों ध्यान दो, मैं अब इस विलेन को पोज करने जा रहा हूँ। इस बात पर अब रिया ने कहा, तुम दोनों श्योर हो ना कि जैसा तुम दोनों ने मिरर को प्लेसमेंट किया है, इससे उस सुपर विलन का बनाया हुआ इल्यूजन के साथ वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या तुम इस चीज से दोनों श्योर हो? रिया की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ रिया, सो लेट्स डू इट। और ये कहते हुए ही जहाँ पर अलेक्जेंडर ने उस सुपर विलन को पोज कर दिया था और उतने ही टाइम पीरियड में यहाँ पर रिया और आर्यन ने उस मिरर की प्लेसमेंट को तय कर दिया था। जैसे ही यहाँ पर 20 सेकंड होते हैं तब ही रिया अब कहती है, अलेक्जेंडर हो गया, तुम अब जल्दी से इंटर कर दो। इस बात पर अब अलेक्जेंडर ने कहा, रिया देखो प्लीज, डोंट ट्रस्ट। और ये कहते हुए ही वो एक बार मिरर की प्लेसमेंट को चेक करने लगता है कि सच में मिरर अपनी सही जगह पर है या नहीं। जब वो इसमें श्योर हो जाता है तो उसके बाद वो कहता है, लिसन, मिरर नंबर 7 रिप्लेस टू मिरर नंबर 5 और मिरर 1 को टॉप पर रखो। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही आर्यन बिना कोई सवाल किए बिना वक्त को गवाए जल्दी से इस काम को कर देता है और वो इन दोनों के तीनों मिरर को रिप्लेस कर देता है। ये देखकर अब रिया ने कहा, ब्रो वी हैव ओनली 5 सेकेंड, वी हैव नॉट टू मच टाइम। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर ने कहा, आई नो रिया। और ये कहते हुए ही वो अलेक्जेंडर ने यहाँ पर अब इंटर को प्रेस कर दिया था। तीनों ही बच्चों की नजरें भी यहाँ पर सामने की स्क्रीन पर थी। अब रिया ने कहा, अपने हेडफोन को निकाल दो दोनों के दोनों। अब ये सुनते ही उन सभी ने ही अब अपने हेडफोन को निकाल दिया था। इधर आर्यन अब रिया से कहता है,
अब की बार ये सुपर विलन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, इसके लिए हमें इसकी आइज के ऊपर अटैक करना होगा, जिससे कि ये खुद ही अपनी ही आंखों में देखे। ये सुनते ही यहाँ पर अलेक्जेंडर ने कहा, ये देखो, ये साइड में जो आइकन शो हो रहा है, इसे हमें अच्छी तरह से यूज करना होगा। और ये कहते हुए ही यहाँ पर वो उस आइकन पर क्लिक करता है। अलेक्जेंडर के स्टेप पर उस सुपर विलन की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वहाँ पर अब एक जोर का ब्लास्ट होता है। इधर तीनों ही बच्चों ने अब अपनी आंखों को बंद कर रखा था। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ कि तभी उन तीनों के ही कानों में एक आवाज आती है, बच्चों आप तीनों जीत चुके हैं। वो सुपर विलन अपने ही इल्यूजन में फंसकर डिस्ट्रॉय हो गई। इधर यहाँ पर यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि आयशा मारवा की ही थी, क्योंकि वो जब यहाँ पर आई थी तो वो यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर को बोलने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तीनों ही बच्चों को इतनी सीरियसली काम करता हुआ देखकर आयशा मारवा भी यही इनके पीछे खड़ी होकर ये सारी की सारी चीजें देख रही थी। इधर अपनी दादी माँ की आवाज को सुनकर वो तीनों जैसे ही अपनी आंखों को खोलते हैं और सामने की स्क्रीन पर देखते हैं तो कुछ देर तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि फाइनली आज वो सुपर विलन अपने ही इल्यूजन से डिस्ट्रॉय हो गई। वो तीनों अब देखकर एक दूसरे को अब यहाँ पर खुशी में उछलते हुए ही हाई फाई देते हैं।